वक्त हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं पहले तो शो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारी फ़ज़ाइया ने कब अपना हिस्सा डाला 1965 की वॉर के अंदर? बहुत शुक्रिया उज़ैर आपका और महम आपका। और सबसे पहले तो आपको, चैनल को, पाकिस्तान आपके देखने वालों को यौम दिफाई पाकिस्तान मुबारक। खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही दिन है जब पाकिस्तान के अवाम की पूरी सपोर्ट के साथ मुसल्लफ़ अफ़वाज ने, और ख़ास तौर पर जिस आम से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वाकई एक रिकॉर्ड कायम किया। जो आप जंग की ओपनिंग पूछ रहे हैं, वो 6 सितंबर को हिंदुस्तान ने हमला किया और ये एक सरप्राइज़ अटैक था, इसमें कोई शक नहीं है। बट 2 फ्रंट पर उन्होंने हमला किया। एक सियालकोट सेक्टर पर 600 टैंकों के साथ ज़मीनी हमला, और इन टैंकों का सबसे बड़ा हमला वर्ल्ड वॉर के बाद ये था जो सियालकोट में हिंदुस्तान ने किया था। और दूसरा उन्होंने लाहौर के अगेंस्ट किया था, बाघा बॉर्डर और अटारी। उनका इस हमले का मकसद था कि लाहौर को कैप्चर करना या पेनिट्रेट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इन मार्कों में पाक फ़िज़ाएं ने बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया था। मैं दोनों का बताता हूँ सीक्वेंस में। सुबह देखिए, जब ये सियालकोट पर हमला हुआ है तो पाक फ़िज़ाइया के अपने प्लान्स थे, और वो प्लान ये थे कि 3 हवाई अड्डे लाहौर के ऑपोजिट हैं, हलवाड़ा, पठानकोट और आदमपुर। इनको पहले दिन तबाह करना था ताकि दुश्मन वहाँ से टेक ऑफ करके हमारी ज़मीनी फ़ोर्स को और एयरफोर्स को हमला ना हो सके, और जब हमारे लोग जाएँ अटैक करने के लिए हिंदुस्तान तो उनको रेजिस्टेंस ना मिले। ये पहले दिन का प्लान था। पाकिस्तान आर्मी ने PF को कॉल किया कि सियालकोट क्योंकि बहुत बड़ा हमला है, तो हमने बहुत सारे जहाज़ डाइवर्ट किए सियालकोट सेक्टर पर उनका रोकने के लिए। और दूसरा जब लाहौर का है, वो मैं आपको दिलचस्प इसलिए बता सकता हूँ कि पठानकोट जो जिस हीरो ने हमला किया था वो कॉर्नल सजाद हैदर थे, और वो उन्होंने शाम को किया था, लेकिन मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ, ये उनसे मैं सुन चुका हूँ डायरेक्ट। अभी 2 साल पहले वफात पाई उन्होंने, और वो मुझे बता रहे थे कि मैं उस दिन एक मिशन पर जा रहा था सुबह सियालकोट 9 बजे सेक्टर में शकरगढ़ के इलाके में। अच्छा। और मुझे कहा गया था कि वहाँ दुश्मन की तोपें हैं जो हमारी आर्मी को शेल कर रही हैं या बॉम्ब फेंक रही हैं, तो उनको जाके न्यूट्रलाइज करना, तबाह करना, उनको निशाना बनाना है। वो कहते हैं कि जब मैं 25,000 फुट पे गुजरांवाला के पास था, और हाइट पे इसलिए जाते हैं कि रेडार दुश्मन का बॉर्डर के करीब पिक कर लेता है, तो बॉर्डर के करीब नीचे हो जाते हैं, और उसमें लो जाने में ये होता है डिसएडवांटेज कि फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है जहाज़ का। तो पेट्रोल बचाने के लिए, क्योंकि वो पेशावर से आ रहे थे, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड पे थे, गुजरांवाला के करीब जाके वो कहते जब मैंने डाइव की शकरगढ़ जाने के लिए, जो एक्चुअल उनका टारगेट था, ये 6 जहाज़ थे, 4 उनमें से रॉकेट्स और वेपन्स के साथ थे, गोलियों के साथ, 2 एस्कॉर्ट थे। एस्कॉर्ट वो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको, कि अगर दुश्मन का हमला हो जाए तो उनको एंगेज करते हैं। तो ये 6 जहाज़ जब जा रहे थे तो वो खुद कहते हैं कि मुझे कहा गया कि अटारी जाओ, वो मिशन छोड़ दो, डाइवर्ट टू अटारी। उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था, तो उनको अटारी नहीं पता था, तो उन्होंने रेडार से पूछा कि अटारी किधर है, उन्होंने कहा वाघा बॉर्डर। तो वो कहते हैं कि मैं वाघा गया, डाइवर्ट किया पूरी फॉर्मेशन को लेकर। जब वाघा पहुंचा तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने टैंक्स देखे सड़कों पर चढ़ते हुए, और मैं ये समझा कि ये पाकिस्तान आर्मी के टैंक सड़कों पर चढ़ रहे हैं वाघा के पास। तो वो एज अ खुशी के सेंस में कि पाकिस्तान आर्मी पहुंच गई है और मैं सपोर्ट को पहुंच गया हूँ, उन्होंने इन टैंकों पर जाकर लो लेवल करीब जाकर वो कहते हैं मैंने जहाज को इन्वर्ट किया टू पे ट्रिब्यूट, सैल्यूट के सेंस में, मॉरल सपोर्ट के मैं आ गया हूँ। तो कहते हैं जब मैंने उल्टा किया जहाज तो टैंकों पर मैंने हिंदुस्तानी निशान देखे, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो इंडियन टैंक्स हैं। फिर मैंने अपनी 6 जो जहाज़ों की फॉर्मेशन थी उसको कहा कि इसमें से एक टैंक भी, एक जहाज़, एक भी गाड़ी लाहौर की तरफ ना बढ़े। तो उन्होंने 19 मिनट तक वो कहते हैं कि मैंने इतनी शेलिंग, रॉकेटिंग की उनके ऊपर के पेट्रोल की गाड़ियाँ, एमुनिशन की सप्लाई की, टैंक्स को अनइंटरप्टेड। वो जो 2 जहाज उन्होंने एस्कॉर्ट रखे थे वो ऊपर उड़ते रहे, और उन्होंने इतना किया। वो कहते हैं सुबह के 9 बजे थे, दिन का टाइम, धूप थी और आसमान कंप्लीट ग्रे हो गया था वो धुएं की वजह से, इतनी ज़्यादा बीमारी। तो वो लाहौर में को बचाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट कॉर्नर सजाद है। सर ये वही प्लान था जिम खाना में नाश्ता वाला जिसका हम सुनते थे? जी, उस प्लानिंग के साथ आ रहे थे। जी। वो नाश्ता तो फ्राई हो गया, नाश्ता भी फ्राई हो गया, और भी बड़ा मेन्यू रह गया, तो वो आज तक नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो भी हो रहे हैं, तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लाहौर को बचाया, और सियालकोट में पाक फ़िज़ाइया ने ये हिम्मत किया, तो यहाँ से ओपनिंग शुरू हुई। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि आपने माजी की भी यादें ताज़ा हो गई और जंग का हम जिक्र करें, और आज की भी जंग मार्का हक हमने बहुत बड़ी फतह समेटी, तो पिछली जंगों का बहुत बड़ा किरदार रहा है यकीनन, और आगे भी हम देखेंगे कि इस तरह ही हम जी फतह के झंडे गाड़ते रहेंगे। भारत को शिकस्त देना, और भारत को पहले भी हमने शिकस्त दी, इस बार भी दी, लेकिन अभी भी वो एक जंग के महाज पर ही है, और दहशतगर्दी जिस तरह से पाकिस्तान को सामना है, उससे निमटने के लिए आज के दौर में, अब के माहौल में हम देखें तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम यकजा हो सकते हैं, और किस तरह से इसको हम जो है फतह
दोबारा से समेट सकते हैं जो अभी हम देख रहे हैं सिचुएशन। ये आपने यकजा वाला लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए जंग हुई जी और कौम वाकई हमारी इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी, जंग की वजह से इकट्ठी हो गई। इसमें तो हम शुक्रिया अदा करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जी। लेकिन हमें इकट्ठा करने के लिए जंग नहीं लड़नी। एग्जैक्टली हमें वैसे भी इकट्ठा रहना चाहिए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ जितनी यूनिटी होती है। देखिए मैं अक्सर चैनल्स पर आप जैसे नौजवानों से कहता हूँ कि देखिए हम जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो कौम जिस्म होता है और हम एक वेपन होते हैं जो आपके हाथ में होते हैं। ये वेपन जो हाथ में है जिस्म के, जितना जिस्म तवाना होगा, इंटीग्रेटेड होगा, सेहतमंद होगा, मोटिवेटेड होगा, उतना ही वेपन कारगर होगा। ये जो वेपन है वो हम लोग हैं, आर्म फोर्सेस, और हम वो करेंगे जो आप हमें एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। और जितनी यूनिटी आपके अंदर होगी और डिसजॉइंटेड होगी खुदा न खास्ता तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए। हिंदुस्तान को क्यों ये नाकाम हुआ सारे का सारा? क्योंकि कौम पीछे खड़ी हो गई मुसल्लह अफवाज। पाक फिजाइया ने वो कर दिखाया जो शायद कौम की तवक्कुआत से ज़्यादा था। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट कह सकता हूँ आपको कि मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि ये 6 नहीं, बाद में 7 हो गया। राफेल 4 हैं, अब मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ बिकॉज बाद में मैंने एयर हेडक्वार्टर से और एयरफोर्स से कंफर्म किया। लेकिन हम क्योंकि मूव ऑन कर गए हुए हैं हम पिछले चीज़ों में और काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अगली प्लानिंग में अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं। अच्छा, तो खालिद साहब जिस तरह से हमने इन वॉर्स के अंदर देखा, मई वॉर के अंदर हमने देखा खास तौर पर जिस तरह से जहाज़ों की डॉग फाइट हुई, 1965 की वॉर में भी क्या कोई इस तरह के वाक़यात पेश आए? देखिए मैं बहुत छोटा था और मैंने बड़े होके लोगों से मिला और मेरी खुशकिस्मती कि एम आलम साहब उसी मैस में रहते थे जिसमें मैं पेशावर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई एज ए यंग ऑफिसर। तो मैं नौजवान बिल्कुल पहली पोस्टिंग में, एम आलम साहब ने शादी नहीं की थी और वो मेस में रहते थे और उसी मेस में खाना खाते थे जिसमें हम खाते थे। तो हमें एजाज़ होता था कि 2-3 नहीं तो 2 दफ़ा ज़रूर हम उनके साथ खाना खाते थे। इतने इंस्पायरिंग थे एज अ पर्सन, इतने थे। मैं अक्सर नौजवानों को बताता हूँ कि वो वुडन फ्लोर होता था, वो पुराने ज़माने की लकड़ी, पुराने ज़माने की मेज़ें, मेज़ पर बैठकर अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके खाना खा रहा हूँ तो थोड़ी देर मुझे पता चल जाता था कि एम आलम साहब पीछे आ चुके हैं। वो इसलिए कि आप जैसे कोई नौजवान या मेरे जैसे पीछे बैठे होंगे जिनको डांट पड़ रही होती, वो डांट ऐसे पड़ रही होती थी, मुक्के मार देते कि तुम दुश्मन का ये जहाज के बारे में कितना जानते हो। वो क्विज टाइप लेते थे। अच्छा। इतनी थ्रस्ट कितनी है, टर्न रेट कितना है, जहाज ये कैसे करता है, क्लाइम इंडियन जहाज का। तो हम कह रहे थे अपने जहाज का, वो कहते थे अपने जहाज को जानना कोई बहादुरी नहीं है, दुश्मन को जानोगे तो उसको आउटस्मार्ट करोगे, उसको आउटबीट करोगे। तो ये लेगेसी है एम आलम साहब की। उससे पहले मार्शल असगर खान और नूर खान, जिनको हम फादर, मैं तो फादर ऑफ द एयरफोर्स कहता हूँ, उन्होंने सेट किए थे वो स्टैंडर्ड जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं जो। और मैं आपको एक आखिरी बात इस सवाल के जवाब में बताते चलूँ कि इंस्पिरेशन एयर मार्शल नूर खान एयरफोर्स के चीफ थे उस वक्त 1965 में। तो जंग के बाद किसी ने पूछा, और मैं बाद में उनसे कई सालों बाद मिला और मैंने भी कंफर्म किया, वो कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपके सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जंग में? उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। तो ये देखिए ये जज्बा एयर मार्शल नूर खान का, लोगों का, उन पायलट्स का उस वक्त था। और मैं आज 2025 मई में भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसे पायलट्स जिनका मैं अपने एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, उसमें मैंने इंटरव्यू किया था चंद महीने पहले, मुझे पता लगा वो भी छुपते रहते थे, छुट्टी नहीं करते थे कि शायद कोई इमरजेंसी का मिशन आ जाए तो शायद मेरी बारी आ जाए। सही, तो यानी कि तब भी वो जज्बा था और आज भी वो जज्बा है। अच्छा खालिद साहब, 65 की अगर हम जंग देखें तो क्या हमें सबक देती है? जैसे कि आप बता भी रहे हैं तब भी वो जज्बा था, आज भी वो जज्बा है, और जिस तरह के हालात का अब हमें सामना है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए दुश्मन के जितने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौम ही डिनाई करती है जी। और आपके जवाब में मैं थोड़ी बाद एक और बात करूंगा। देखिए जितने हम यूनाइटेड होंगे दुनिया हमें रेलेवेंट मानेगी। रेलेवेंट रहने के लिए जितनी आपकी यूनिटी होगी, जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी लोग अक्सर कहते हैं कि ट्रंप ने जंग रुकवाई, ये वाली मैं नहीं कहता, मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जंग रुकवाई इस कौम ने, इस कौम की मुसल्लह अफवाज ने, और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया ने, जिसने 7-0 कर दिया 7 को और फिर 10 तारीख को इतनी कौम, इन्होंने रुकवाई। क्यों रुकवाई? अगर खुदा न खास्ता आप एग्री करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता हमें मार पड़ रही होती, किसी ने दुनिया में आना था हमें बचाने के लिए? किसी ने नहीं आना। दुनिया तभी आपके पास आती है जब आपको ताकतवर समझती है, जब आपको बहादुर समझती है। तो बहादुरी और ताकत तभी तक है जब तक हम यूनाइटेड हैं, हम इकट्ठे हैं, और इकट्ठे ही जवाब देंगे तो दुश्मन को मैसेज जाएगा। डिसइंटीग्रेटेड होंगे तो वो नहीं बात। अच्छा खालिद साहब, हमने राफेल तो जिस तरह से तबाह की उनका जिक्र भी किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से भी बड़ी बातें आज के दिन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सुनने को मिल रही है कि जनाब तैयारी कर रहे हैं और दोबारा से जो है वो अपने ज़ख्म जो है उनको सहला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं दोबारा पाकिस्तान पर हमला करें। तो इस बार क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है ख़ास तौर पर?
पहले क्योंकि हंस के आपने स्माइलिंग सवाल किया है तो मैं जवाब भी स्माइलिंग देता हूँ। तो और क्योंकि वो पहले सिंदूर की बहुत मीम्स बन चुकी हैं इसलिए वो सारी ज़हन में आ रही होती वो है। सारी आपके ज़हन में आ रही होती थी। हैं। तो मैं जंग के दिनों में भी जब ये हो रही थी तो मैं चैनल्स पर था, तो मुझे किसी ने कहा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया है और ये तो कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने भी बड़ा लाइट जवाब दिया था जिस तरह आपने हंस के दिया। तो मैंने कहा था बिल्कुल रहेगा, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड के 4 प्रोड्यूसर में लड़ाई हो रही है अच्छा कि ये मैंने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराना है ऑपरेशन सिंदूर, मैंने इस पे फिल्म बनानी है। अच्छा तो मैंने उस वक्त चैनल्स पे कहा था कि बिल्कुल जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन बॉलीवुड में। तो और वो जीत भी बस बॉलीवुड और फिल्मों में जीतेगा भी, उसको मेडल भी मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ फिल्म के फिल्म की हद तक। एक्चुअल हवा में आके बिल्कुल और चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा और आपने बड़ा मुनासिब जवाब जो है वो दे दिया और लाइटर नोट पे, और ये समझ जाना ही काफी हम है। भी कह सकते हैं कि भारत जो है वो सिर्फ फिल्मों में जीत सकता है। असल के हकाइक जो है, असल में हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल बहुत बरअक्स है शुक्रिया इसके। खालिद चिश्ती साहब, आपकी आमद का